वहीं फोर एम्बलम के फैक्शन में एक हुआंग नाम का बंदा पहुंचा हुआ है और वो किसी से बात कर रहा था, जो कि कहता है कि आप इतनी आसानी से फोर एम्बलम के फैक्शन में कैसे पहुंच गए। अरे चिंता मत करो, यहाँ पे काफी टाइम से कोई नहीं आया। इसके बाद वो अपने लिए पंख ड्रॉ करता है और उड़ता हुआ ऊपर पहुंचता है। वो कहता है कि ज़ू ज़ेन खतरनाक है, उसकी फ्लेम एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे संभल के रहना। और इसके बाद वो उसे और भी कुछ बताने वाला था, पर अचानक से ही वो रुक जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, खुद पता लगा लो। इसके बाद स्कूल में चेन कह रहा होता है कि इस सेल के लिए हमारे फैक्शन के हेड आने वाले हैं। इसके बाद हाउ कहता है कि मुझे पता है कि वो स्पेशल प्राइज क्या होने वाला है, वो एक विश होगी जो कि हमारे हेड पूरी कर सकते हैं। इसके बाद चेन उन्हें वो चीज दिखाता है जो कि वो चैरिटी सेल के लिए लाया था। हाउ कहता है कि तुम अपने पिताश्री की तलवार क्यों लेके आए हो, मार से डर नहीं लगता तुम्हें? चेन कहता है कि अरे नहीं, उन्होंने ही मुझे ये दिया है। हमारी फैमिली में हम हर साल ये स्वॉर्ड बनाते हैं और जब उन्होंने ये चैरिटी सेल के बारे में सुना, ये उन्होंने खुद दे दी। वहीं लिन सेल करने के लिए क्ले फिगर्स लाई थी जो कि उसने खुद बनाए थे, जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। सन वैंग से पूछती है कि वो क्या लाया था, पर वैंग कोई जवाब नहीं देता। तो वो दोनों सोचने लग जाती हैं कि कहीं वो कुछ खतरनाक तो नहीं लाया, स्पिरिचुअल बीस्ट या पता नहीं क्या लाया होगा। लेकिन तभी वैंग एक डब्बा निकालता है। चैन कहता है ये तो बाबा आदम के जमाने का राइस कुकर है, ये चलता भी है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी दुकान लगा ली थी और वो अलग अलग चीजें बेच रहे थे। तभी हाउ की एक डिलीवरी आती है। चैन पूछता है कि क्या तुम इसे बेचोगे? हाउ कहता है कि हाँ, ये कल ही पैदा हुए हैं। और उस बोतल में से 3 कैट्स बाहर आती हैं। एक कैट को चैन उठाता है पर वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद आता और वो उसके मुंह पे मार के वहां से भाग जाती है, जो देख के वो सभी हंसने लगते हैं। तभी ज़ेन फैक्शन 60 में घुस जाता है और सोच रहा होता है कि इनकी सिक्योरिटी तो ना के बराबर है, वो दोनों झिंगूर कैसे मर गए यहाँ। तभी मिस पान वहाँ पहुँचती है और उससे पूछती है तुम कौन सी क्लास से हो? ज़ेन कहता है कि मैं रेगुलर क्लास से हूँ। ये सुन के वो उसे घूरने लगती है। ज़ेन घबरा जाता है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, पर ये तो बस गोल्डन पिल फेस की है। तभी पान कहती है कि मुझे अपना नाम और क्लास बताओ, ये तुमने क्या छपरी वाला हेयर स्टाइल रखा है? हमारे फैक्शन के बच्चे सिंपल हेयर कट रखते हैं। ज़ेन कहता है सॉरी, और मन में सोच रहा होता है मैं प्रीम मॉर्टल फेस का कल्टीवेटर हूँ, मैं आखिर गोल्डन पिल फेस के कल्टीवेटर के सामने सर क्यों झुका रहा हूँ? ये देख के पान कहती है कि तुम में मैनर्स है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, पर मुझे तुम्हारी शक्ल याद हो गई है। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे बालों पे किसी ने गुटखा थूका है। कल मुझे तुम्हारे बाल काले दिखने चाहिए, वरना मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। वो कहता है थैंक यू प्रोफेसर, और मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ग्रेजुएट होने के इतने सालों बाद भी मैं एक प्रोफेसर से डरूंगा। इसके बाद वो गुस्से में एक ऊंची जगह पे चढ़ जाता है और अपनी फायर पावर से उन सभी पे हमला करने जाता है। वहीं सभी लोग अपने लाए हुए चीजों का प्रचार कर रहे थे, पर वैंग चुपचाप एक जगह बैठा था। तभी वो अपनी पावर का यूज करके देखता है कि उनकी तरफ रेड फ्लेम्स आ रही हैं, जिसे वो एक चुटकी बजा के फायरवर्क्स में बदल देता है। तभी चैन वहां आता है और कहता है कि थोड़ी एनर्जी दिखाओ, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो ये नहीं बिकने जा रहा। तभी सन वहां आती है और कहती है कि वो वैंग की मदद करेगी। तभी हाउ उससे पूछता है कि तुम क्या बेचने वाली हो, और वो दिखाती है कि वो एक बटन बेच रही है जो कि एक कमर्शियल रॉकेट लॉन्चर का है। ये सुन के सभी सोचते हैं ये कौन खरीदेगा यहाँ, क्या अक्ल वक्ल नहीं है क्या तुझमें? वहीं दूसरी तरफ ज़ेन फिर से अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन वो फिर से अचानक से ही डिसअपीयर हो जाती है और वो गुस्से में सोचता है ये कैसे हो सकता है, प्रीमॉर्टल फेस से नीचे वाले कल्टीवेटर्स इसे फील भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो अपनी आर्ट का यूज करता है और एक राइस कुकर में अपनी सारी फ्लेम्स को भर के वहां टेलीपोर्ट कर देता है। और मन ही मन वो खुश हो रहा था कि जैसे ही उस राइस कुकर को कोई टच करेगा वहां एक बड़ा सा धमाका होगा और पूरा का पूरा फैक्शन 60 तबाह हो जाएगा। पर तभी वैंग उसे टेलीपोर्ट करता है और जो के पास उसे लेके पहुंच जाता है। जो उसे देख के कहता है मास्टर, मैंने पूरा स्टेडियम खाली करवा दिया है, अब यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वैंग अपना राइस कुकर निकालता है और ज़ेन के राइस कुकर को उसके अंदर डाल के बंद कर देता है और वो जाते जाते जू से कहता है कि वो छत पे है, जाओ और उसे ठिकाने लगाओ। वहीं ज़ेन को समझ नहीं आ रहा था कि राइस कुकर फटा कैसे नहीं। तभी उसके पीछे जू आ जाता है उसे अरेस्ट करने के लिए। उसे देख के ज़ेन हंसता है, तुम तो बस गोल्डन पिल के कल्टीवेटर हो, तुम्हें तो मैं आसानी से हरा दूंगा, और उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। पर इससे जू को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने वैंग के दिए हुए कपड़े पहने थे। इसके बाद ज़ेन उसके ऊपर एक के बाद एक खतरनाक हमले करता जाता है, लेकिन जू को कुछ भी नहीं होता। और ये सब देख के जू का कॉन्फिडेंट तो आसमान के पार चला जाता है और वो कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं हूँ हीरो ऑफ जस्टिस। जू, अगर तुमने मेरे शरीर पे एक खरोंच भी डाल दी तो मैं अपनी हार मान लूंगा। तो वो आसमान में उड़ता हुआ उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम पे मैजिक अटैक्स काम नहीं कर रहे हैं ना, फिजिकल अटैक्स तो करेंगे। और उसी वक्त छत पे एक बड़ा सा धमाका होता है। वहीं दूसरी तरफ वैंग को उदास देख के सन वहां पहुंचती है और कहती है कि वो उसका कुकर खरीदना चाहती है और पूछती है कि तुम्हारे राइस कुकर कितने का है। वैंग कहता है कि जितना भी तुम दे दो। इसके बाद क्लास में फैक्शन 60 के हेड आते हैं और कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने सेल में बहुत अच्छा किया और इससे हमने
हमने 1 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स इकट्ठा कर लिए हैं जिन्हें हम पुअर फैक्शंस की मदद में लगाएंगे। इसके बाद में स्पान वैंग को कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसने ही स्पेशल प्राइज जीता है क्योंकि उसका कुकर सबसे ज्यादा दाम में बिका था। हेड उससे पूछता है मांगो क्या चाहते हो। वैंग कहता है एक क्रिस्पी नूडल का पैकेट। ये सुन के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। अगले दिन 4 एम्बलम्स का लीडर जियान के स्पिरिचुअल कोर को कहीं लेके जा रहा था और जियान उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है क्योंकि उसने उसकी सोल ढूंढी थी। लीडर कहता है कि चिंता मत करो, मिशन पूरा होते ही मैं स्पिरिचुअल लोटस का यूज करके तुम्हारी बॉडी फिर से बना दूंगा। इसके बाद लीडर पूछता है तुम्हें यकीन है ना कि हम सही जगह पे हैं। जियान कहता है कि हाँ, मास्टर ने जाने से पहले एक सीक्रेट लेटर में कहा था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कभी मुसीबत में फंसे तो उन्हें यहाँ आकर उनके दोस्त से मिलना चाहिए। इसके बाद लीडर एक दरवाजा खटखटाता है जो एक बूढ़ा आदमी खोलता है और उसे एक पाउच देता है जिसमें कि एक ब्लू कलर का क्रिस्टल था। वो उसे लेके जा ही रहे थे कि उनके पीछे से वैंग आता है और वो भी जाके दरवाजा खटखटाता है। उसे देख के वो बूढ़ा डर जाता है और उसे एक क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट दे देता है। वहीं जुओ अपने बॉस को एक एनोनिमस लेटर देता है और उसमें बताया गया है कि 4 एम्बलम के पास वो ब्लू वाली क्रिस्टल आ चुकी है जिसका यूज करके वो पॉटरी पपेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें कि एक एंशिएंट पपेटियर ने बनाया था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पास कितने सारे पपेट्स हैं और वो सभी पपेट्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो इसलिए वो जुओ से कहता है कि वो इन सभी को जितनी जल्दी हो सके रोके। वहीं स्कूल में मास्टर ज़ुकोंग सभी को बता रहे थे फैक्शन 60 को चौकन्ना रहना होगा। वो बहुत सारे पॉटरी फिगर्स का यूज करके हम पे हमला करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक तरफ से नहीं बल्कि कई दिशाओं से हम पे एक साथ हमला करें। मास्टर उन्हें पॉटरी फिगर्स का लेवल बताते हैं। ये सुन के पान कहती है कि हमें बच्चों को अपने घर वापस भेज देना चाहिए, पर मास्टर कहते हैं तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके वो एकदम से जवान बन जाते हैं। हेड कहता है कि जब तक स्वॉर्ड सेंट हमारे साथ हैं हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही हमें सारे स्टूडेंट्स को डिफेंस ड्रिल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में स्पान स्टूडेंट्स को बता रही थी कि हमारे फैक्शन की 4 एम्बलम फैक्शन के साथ वॉर होने वाली है और आज सुबह ही हमें उनकी तरफ से एक चैलेंज ऑर्डर मिला है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या। हाउ बताता है कि सारे फैक्शंस की रैंक होती है, स्काई, अर्थ, डार्क और येलो, और उनका फैक्शन डार्क रैंक पे है। ज्यादातर ऐसा होता है कि नीचे की रैंक वाले ऊपर की रैंक वाले फैक्शन को चैलेंज करते हैं ताकि अगर वो जीत गए तो वो ऊपर की रैंक में प्रमोट हो जाएं। लिन पूछती है कि 4 एम्बलम फैक्शन का कितना रैंक है। वैंग बताता है कि उनका रैंक स्काई है। इसके बाद में स्पान एक लंबी चौड़ी स्पीच देती है और उसका सार ये था कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, याद रखना फैक्शन 60 कभी नहीं हारेगा। इतनी इमोशनल स्पीच सुन के सभी बच्चे रोने लगते हैं। पर इसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें डिफेंसिव स्किल्स सिखाऊंगी, पर तुम्हें एक ऐसे भी लिखना होगा जो मैंने स्पीच दी उसके ऊपर, और वो कम से कम 3000 वर्ड्स का होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो लीडर एक रेगिस्तान में पहुंचा हुआ है और वो एक फ्लैग फेंक के उस पे मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से उनके आसपास बहुत सारे पपेट समन हो जाते हैं, जिसे देख के उसे अपनी जीत की गारंटी हो जाती है। इसके बाद वो एक पपेट को कुछ कपड़े पहनाता है और उसके हाथ में कुछ देता है। इसका यूज करके वो पपेट एक अटैक करता है जिससे सामने बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी सैटेलाइट में उन्हें पता लग जाता है कि डेजर्ट में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स डिटेक्ट हुआ है और वो बताते हैं कि 4 एम्बलम बहुत सारे पपेट्स के साथ फैक्शन 60 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद रात को स्टूडेंट्स को एक कलेक्टिव डिफेंस टेक्निक सिखाने वाले थे और वो सभी अपनी एनर्जी को आसमान में फोकस करते हैं और उन्हें देख के बाकी के स्टूडेंट्स भी ऐसा ही करते हैं और इससे पूरा स्कूल एक बैरियर से कवर हो जाता है। पर वैंग वहां से टेलीपोर्ट होकर जू के स्टैचू पे पहुंच जाता है। इसके कुछ देर बाद ही वहां सभी पपेट्स पहुंच जाते हैं और बैरियर पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स नीचे गिर जाते हैं। उनकी पावर को देख के सन को वैंग की फिक्र होने लगती है, पर लिन कहती है कि फिक्र मत करो, वो आसानी से इन सभी को निपटा सकता है। तभी अपने पीछे आंखों को देख के वो दोनों डर जाती हैं, पर वो तो फ्रॉगी और उसके पंटर थे और वो कहता है कि मैं भी तो यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ, इस हिसाब से तो मैं भी इसका मेंबर हुआ। और वो सभी डॉग्स भी अपनी एनर्जी को बैरियर में फोकस करने लगते हैं। ये देख के कि उनका लेजर उस बैरियर पे काम नहीं कर रहा है, एक एक करके सभी पपेट्स उससे जाके टकराने लगते हैं और ब्लास्ट हो रहे होते हैं। ये सब देख के लीडर कहता है ये कितना कमजोर फैक्शन है, और इसके बाद वो काफी सारे स्पेल्स को एक ही साथ स्टैक कर रहा होता है। तभी उस बैरियर से मास्टर बाहर आते हैं और उसे रुकने को कहते हैं, पर उन्हें देख के एक पपेट उन पे हमला करने जाता है, पर वो उसे आसानी से हवा में ही ब्लास्ट कर देते हैं। ये देख के लीडर कहता है मैं सोच ही रहा था कौन बाहर आया है, ये तो आप हो अंकल, रास्ते से हट जाओ वरना परलोक सिधार जाओगे। आज मैं फैक्शन 60 को तबाह कर दूंगा, मेरे पास 1 लाख तलवारें हैं और इतने सारे सोल्जर्स भी, मुझे रोकना आपकी बस की बात नहीं है, चुपचाप रास्ते से हट जाओ। तभी जिंके कहता है मास्टर समय आ चुका है। इसके बाद वैंग एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है। वो हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि लीडर की सारी तलवारें, जियान और लीडर ने जो इतने सारे स्पेल्स इकट्ठा किए थे सब तबाह हो जाते हैं और लीडर भी जमीन पे गिरकर मर जाता है। ये देख के ज़ुकोंग बाहर आता है और उसे
लग रहा था कि मास्टर ने ये सब किया है, और मास्टर तो ये सोच रहे थे कि आखिर वो था कौन। इसके बाद 7 स्टार स्क्वाड फोर एम्बलम के बेस को सील कर देते हैं और इसमें सिर्फ 7 स्टार स्क्वाड की टीम के अलावा कोई एंटर नहीं कर पाएगा। और वो ये सारी चीजें जू को बता रही थी और वो कहती है कि अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी बेस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसकी वजह से कॉल कट जाती है। वहीं बेस के अंदर सेंटर टेबल को तोड़ के एक आदमी बाहर आता है और वो कहता है कि किसने कहा कि फोर एम्बलम फैक्शन में सिर्फ 4 मेंबर हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक का दिया हुआ नूडल दे के सन मुस्कुरा रही थी। इसके बाद सन कल्टीवेशन रिजर्व बैंक में जाती है जहाँ की वहाँ का मैनेजर उसका स्वागत करता है और एक बड़े से वॉल्ट के पास लेके जाके बताता है कि इसे यिन और यांग की बॉल से ओपन किया जाता है। और अंदर जाते हुए वो अपनी सिक्योरिटी की बड़ाई करते हुए कहता है कि यहाँ 49 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर की सिक्योरिटी उसके ऊपर वाले फ्लोर से ज्यादा है और हमने यहाँ सीक्रेट शॉर्टकट्स बनाए हैं जो कि सिर्फ यहाँ पे काम करने वालों को ही पता है। इसके बाद वो उसे एक पिल रिफाइनरी फर्नेस दिखाता है जो कि सन फैमिली को बिलोंग करती है और इसी में उनकी फैमिली के सारे कीमती सामान हैं। और वो सन से पूछता है कि आप कौन सा मैजिकल आइटम स्टोर करना चाहती हैं, वो जरूर कुछ कीमती ही होगा। इसके बाद सन एक डब्बा मंगवाती है और जैसे ही वो उसे खोलती है उससे बहुत तेज रोशनी आती है और जब मैनेजर उसे देखता है उसमें वैंग का दिया हुआ नूडल था और सन उस चीज को यहाँ स्टोर करना चाहती थी। तभी वहाँ दादाजी पधारते हैं और वो मैनेजर को पकड़ के कहते हैं मैं यहाँ 3 दिन के लिए सनराउ को डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ध्यान रखना कि वो इस फर्नेस में ही रहे। जो सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं न्यूज में भी खबर आ जाती है कि इन दादाजी की ग्रैंड डॉटर टेम्पररीली इस फर्नेस में सील कर दी जाएगी और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फोर एम्बलम का एक मेंबर जिसका की नाम हुआंग लॉन्ग है उसने एक असासिनेशन लेटर भेजा था जिसमें कि लिखा था कि सनराउ 3 दिन बाद रात के 12 बजे मारी जाएगी। और ये सुन के वैंग गुस्से में आ जाता है। न्यूज के एंकर्स डिस्कस कर रहे थे कि आखिर हुआंग पहले से अब इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। असल में बात ये थी कि हुआंग अर्थ के क्रस्ट में छुपा हुआ था और इतने सालों तक वहां रह के वो उस जगह की स्पिरिचुअल वेन से सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहा। इसके बाद 12 बजने में 3 घंटे बचे हैं और सन के सभी दोस्त उसके घर पे आए हुए हैं। इस खतरनाक सिचुएशन में भी सन के दोस्तों को वहां आया देख के दादाजी बहुत खुश होते हैं। चैन कहता है कि आप सन को ज्यादा देर तक बंद करके नहीं रख सकते, पर हाउ उसे बताता है कि हुआंग पहले एक चोर हुआ करता था जो जिस समय उस चीज को चुराने की बात कहता था वो उसी समय उस चीज को चुरा लेता था। दादाजी उसके दोस्तों को भी उससे मिलने नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उसके दोस्तों का बेस बना के वो ना आ जाए, पर वो वीडियो कॉल के जरिए उससे जरूर बात कर सकते हैं। उसे देख के चैन कहता है ये तो तुम्हारा बेडरूम है, पर सन बताती है कि उसके दादा ने फर्नेस के अंदर ही उसके रूम का एक रेप्लिका बना दिया था और यहाँ उसके खाने के लिए अलग अलग फ्लेवर की न्यूट्रिशन पिल्स भी हैं। वहीं कल्टीवेशन रिजर्व बैंक के बाहर बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है और न्यूज वाले भी वहां से लाइव कवरेज दे रहे हैं और अब 12 बजने में सिर्फ 18 मिनट बचे हैं। वहीं 7 स्टार स्क्वाड वॉल्ट के पास है। लड़की जू को बता रही थी कि इसे अनलॉक करने वाली बॉल्स एक सन फैमिली के पास है और दूसरी उनके दोस्त लॉर्ड थंडर के पास। उन्होंने वहां से सभी स्टाफ को निकाल दिया है और यहाँ तक कि वो जमीन के अंदर भी निगरानी रख रहे हैं और अब 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वहीं वैंग और फ्रॉगी उसके घर में घूम रहे थे और फ्रॉगी उससे पूछता है तो तुमने क्या करने का सोचा। वैंग कहता है कि अभी मेरा कुछ करने का समय नहीं आया है और तभी फ्रॉगी कहता है ये सन का कमरा है, देखना चाहोगे। पर वैंग उससे कहता है कि चलो यहाँ से, पर फ्रॉगी उसकी नहीं सुनता और दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वैंग भी अंदर चला जाता है और जाते जाते अपने मैजिक से दरवाजे को रिस्टोर कर देता है और वहाँ उसे अपनी और सन की फोटो दिखती है जो देख के वो खुश होता है। और उसी वक्त 12 बज जाते हैं और 12 बजते ही बैंक की सारी लाइट बंद हो जाती है और सन की वीडियो कॉल भी कट हो जाती है। ये देख के वो सभी घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सन आसमान से एक ऐसी जगह गिरती है जो कि दुनिया को उल्टा दिखा रही थी। सबसे पहले हुआंग उसका स्वागत करता है और कहता है कि मुझे पता लगा है कि जो भी हमारे फैक्शन के साथ हुआ है वो किसी आगन नाम की वजह से हुआ है और ये नाम तुम्हारे अकाउंट से लिंक है। तुम्हारी वजह से हमने काफी सारे मेंबर्स खो दिए हैं, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सन उससे पूछती है तुम ये सब कैसे कर रहे हो। हुआंग कहता है कि इन सभी की सिक्योरिटी एक ट्रू इमॉर्टल फेस को रोकने के लिए काफी नहीं है और मेरे पास फोर एम्बलम के सारे मेंबर्स की एबिलिटीज भी हैं। और साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि जिस फर्नेस में तुम्हें सील किया गया था उसे मैंने ही बनाया था और एक बार तुम मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में आ गई तो उससे कभी बाहर नहीं जा पाओगी। ये सब देख के सन डर जाती है। तभी उसे वैंग की आवाज आती है और उसके बगल में ही वैंग खड़ा था और वो कहता है कि मैं तो यहाँ डायरेक्ट आना चाहता था पर इसका फ्रेमवर्क बहुत कमजोर है, अगर मैं अंदर आता तो ये सब कुछ टूट जाता। सन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा लेवल क्या है, पर वैंग कहता है कि अभी इस सब चीजों का टाइम नहीं है, जो मैंने तुम्हें नूडल्स दिए थे उसे खाओ। इसके बाद सन उसे खाने लगती है। ये देख के हुआंग कहता है वाह तुम्हें मरने के वक्त भी जंक फूड खाना है। लेकिन जैसे ही वो उसे खाती है उसके आसपास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और कुछ देर बाद ही वहाँ एक धमाका होता है। हुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी सन का पूरा अपीयरेंस ही चेंज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैंग
इमॉर्टल किंग मोड एक्टिवेट करता है। ये सारी चीजें देख के सन भी उतनी ही कंफ्यूज थी जितना कि हुआंग था, तो वो इसके बारे में वैंग से पूछती है। जिंके बताता है कि वो नूडल खाने के बाद तुम्हें मास्टर के सील्ड स्टेट का कुछ स्पिरिचुअल फोर्स मिल चुका है। सन उससे पूछती है कितना हिस्सा, जिस पे वैंग एक उंगली उठाता है। कितना? 1/10? नहीं, 1 बिलियंथ। ये सुन के सन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो बताता हूँ। 1 बिलियंथ इज बेसिकली आप एक को 1 बिलियन से डिवाइड कर दो, यानी बस उसने इतनी सी पावर सन को दी है। इसके बाद वो दोनों हुआंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुआंग उसके ऊपर एक तलवार से हमला करता है, लेकिन सन उसकी तलवार को ही तोड़ देती है। ये देख के हुआंग शॉक्ड रह जाता है कि ट्रू इमॉर्टल फेस पे होने के बावजूद भी वो उसकी तलवार को इतनी आसानी से तोड़ सकती है। वहीं बाहर सभी लोगों को लग रहा था कि हुआंग सन को किडनैप कर चुका होगा, पर तभी वहां लाइट वापस आती है और स्क्रीन पे वापस से सन दिख रही थी और वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये देख के सभी को लगता है कि शायद सिर्फ लाइट ही चली गई होगी। वहीं चैन नोटिस करता है कि सन थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही थी, पर लिन को समझ में आ गया था कि वो फ्रॉगी है और वो कहती है कि नहीं नहीं, नॉर्मल ही तो है। वहीं ज़ो की उसकी बॉस तारीफ कर रहा था कि उसने हुआंग को रोक दिया था और वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हुआंग है कहाँ, और इस बार भी सारी चीजों का क्रेडिट ज़ो को ही मिल रहा था। ज़ो कहता है कि हाँ मैं देखता हूँ कहाँ है वो। तभी वहाँ जिंके आता है, जिसे देख के ज़ो उसके आगे सर झुका लेता है क्योंकि जिंके दूसरी स्वॉर्ड्स में से भी मैनिफेस्ट हो सकता है। जिंके उसे बताता है कि वैंग सन की मदद कर रहा है हुआंग को हराने में। ये सुन के ज़ो समझ जाता है कि जो स्क्रीन पे दिख रही है वो सन नहीं बल्कि फ्रॉगी है, और जिंके उसे बताता है कि फाइट 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। वहीं फ्रॉगी की भी एनर्जी अब खत्म होने लगती है और वो ज्यादा देर तक सन का रूप मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वैंग उसके साथ भी अपनी कुछ पावर्स शेयर कर देता है। वहीं हुआंग सन की ताकत को देख के हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक फाउंडेशन फेस वाली को इतनी सारी चीजें कैसे पता है। जिसके बाद वो फिर से सन पे हमला करता है, पर इस बार भी वो उसके अटैक को पकड़ लेती है। जिसके बाद हुआंग कहता है अच्छा जरूर उस नूडल में कुछ होगा जिसकी वजह से तुम्हें कुछ देर के लिए नई ताकत मिल गई है जो कि तुम्हारी नहीं है, तुम बस फाउंडेशन फेस की हो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं। वहीं सन भी उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप करती है और उसने इतनी फोर्स से जंप किया था कि हुआंग की बनाई स्पेस भी टूटने लगती है। अपनी स्पेस को टूटता हुआ देख के हुआंग और हैरान हो जाता है। वहीं सन बड़ी ही तेजी से उसके ऊपर हमला करने जाती है और वो खुद को बचाने के लिए 9 शील्ड लगा लेता है, पर वो उन सभी शील्ड को तोड़ के उसके हाथ को भी तोड़ देती है और फिर खींच के उसके मुंह पे मुक्का मारती है, जिससे वो सीलिंग पे टकराता है और फिर नीचे गिरता है। वहीं दूसरी तरफ स्वॉर्ड सेंट भी हुआंग के स्वॉर्ड इंपल्स को सेंस कर पाते हैं। तभी वहाँ हेड आते हैं और उस वक्त मास्टर के हाथ में वर्डलेस बुक की एक छोटी कॉपी थी जिसमें वो उन सभी लोगों की फाइट्स देख सकते हैं जिनसे वो पहले लड़ चुके हैं। इसी वजह से उन्हें उस बुक में सिर्फ हुआंग ही दिख रहा था। इसके बाद वो उस फाइट को लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं और सबको पता लग जाता है कि हुआंग किसी अनजान बंदे से लड़ रहा है। हुआंग को पिटता हुआ देख के चंद सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन, कहीं ये वैंग तो नहीं। वो हमेशा ही ऐसी सिचुएशंस में गायब रहता है, पर लिन इसे छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि वैंग का स्पिरिचुअल फोर्स तो सिर्फ 5 है। वहीं वो लड़ाई लॉर्ड थंडर भी देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बंदा इतना पावरफुल कैसे है कि वो हुआंग के स्पेस में फ्रीली मूव कर सकता है और उसकी धुलाई भी कर रहा है। ज़ुकोंग बताता है कि वो सच में बहुत ताकतवर है। स्पिरिचुअल स्पेस सिर्फ एक ट्रू इमॉर्टल फेस लेवल का कल्टिवेटर ही क्रिएट कर सकता है, और अगर कोई कल्टिवेटर उसके अंदर चला गया, लड़ना तो दूर की बात है, उसके लिए तो वहाँ मूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग जमीन पे पड़ा हुआ था। ज़ुकोंग उससे पूछते हैं कि क्या आप किसी इतने ताकतवर इंसान को जानते हैं? लॉर्ड थंडर कहते हैं कि उन्हें कहाँ से पता होगा, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उसने जब ज़ू का पीछा किया था उसने वैंग को कुछ अजीब ही करामात करते हुए देखा था और उसे लगता है कि कहीं वो वैंग ही तो नहीं। वहीं हुआंग फिर से उठता है और वो कहता है कि ये पावर तुम्हारी नहीं है और इसे यूज करते वक्त जरूर तुम्हारी बॉडी पे बुरा असर हो रहा होगा। अगर तुम इस स्पिरिचुअल स्पेस से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें इसके मास्टर यानी कि मुझे मारना होगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी बालिका में किसी इंसान को मारने की हिम्मत है। पर इन सारी चीजों का सन पे कोई असर नहीं होता। जिसके बाद हुआंग उसके ऊपर लगातार हमला करता रहता है, पर सन उसके सारे हमलों को डॉज कर लेती है। जिसके बाद वो एक खींच की घुटना उसके पेट में मारती है और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। जिसके बाद वो एरो का यूज करके उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन सन एक ही अटैक से उसके हमले को खत्म कर देती है। जिसके बाद उनकी लड़ाई भयंकर तौर पे चलती रहती है और सन उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। खुद को हारता हुआ देख के हुआंग अपने सारे मेंबर्स के पावर्स को एक ही साथ यूज करने लगता है और उसका पूरा का पूरा हुलिया ही बदल जाता है। उसे देख के सन थोड़ा डरने लगती है, पर हुआंग उससे कहता है कि तुमने जो अभी तक सीखा है बस उसे अप्लाई करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद हुआंग उस पे सुसाइड अटैक करने जाता है, लेकिन सन उसे इतने ज्यादा मुक्के मारती है कि जो अभी हुलिया वो बदल के आया था वो उसका हुलिया फिर से बदल देती है। जिसके बाद वो उसे इतनी जोर की लात मारती है कि वो अपने स्पिरिचुअल स्पेस से खुद ही बाहर आ जाता है। वहीं मास्टर अपनी स्वॉर्ड पे उड़ रहे थे और कहते हैं कि मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। इसके बाद हुआंग जाके जमीन पे गिरता है और वैंग
वैंग जू से उसे जाके पकड़ने को कहता है। वो जिस जगह पे जाके गिरा था उस जगह को पहले ही इमोर्टल्स ने घेरे में बंद कर दिया था, क्योंकि जिंके ने उसे बता दिया था कि वो आखिर कहाँ गिरने वाला है। इसके बाद जू उसे भी अरेस्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सन अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। जिंके उससे कहता है तुमने पहली बार ये नूडल्स खाए थे, उसकी पावर सिर्फ 3 मिनट तक रहती है। इसके बाद वैंग उसे फिर से एक नूडल का पैकेट दे देता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड दुनिया को बचाने के लिए। इसके बाद वो थोड़ा शर्माती वैंग से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ मास्टर आ जाता है और उन्हें देखते ही वैंग वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं जब मास्टर वहाँ पहुँचते हैं उन्हें लगता है कि इतने टाइम से जो सारी करामात करते हुए आ रहा था वो सन ही है। सन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत है, पर मास्टर कहते हैं कि मैंने पहले भी यही स्पिरिचुअल फोर्स सेंस की थी, अब मुझे यकीन हो चुका है। सन पूछती है तो क्या आप मुझे इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का स्टूडेंट बनाना चाहते हैं? मास्टर कहते हैं कि नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी स्टूडेंट बनने के लिए, मैं आपको अपने फैक्शन का लीडर बनाना चाहता हूँ। वहीं ये सब सुन के बेचारी सन कुछ कह ही नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ शुआन अपने मेडिटेटिंग से बाहर आ चुका है और वो एक एक करके सभी 7 स्टार स्क्वाड के लोगों को मारने लगता है जो कि 4 एम्बलम के बेस को गार्ड कर रहे थे। और आखिर में वो एक लड़की को अपने मैजिक से वश में कर लेता है और उससे सब कुछ पूछने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में फिजिकल आर्ट क्लासेस चल रहे हैं और हाउ एक बंदे को उठा के पटक देता है, जिसके बाद चैन और वैंग प्रैक्टिस करने वाले थे। तभी वो देखते हैं कि लिन फ्रॉगी के साथ ट्रेनिंग करने वाली है, क्योंकि सन कहीं बिजी है और वो आज स्कूल नहीं आई है। तभी फ्रॉगी उसे ज्ञान देने लगता है कि मुझे कम मत समझना बच्ची, ये मत भूलो कि मैं एक डीमन किंग हूँ। तभी लिन उसे उठा के पटक देती है और शानी बनती हुई कहती है तुम्हें हमेशा अपना ध्यान अपने अपोनेंट पे रखना चाहिए। लेकिन तभी फ्रॉगी उसके ऊपर कूद के उसे ही पटक देता है और जिसे लिन फ्रॉगी समझ रही थी वो असल में इल्यूजन मैजिक था। इसके बाद चैन वैंग को पटकने की कोशिश करने लगता है पर वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। वो कहता है कि भाई तू देखने में तो इतना पतला सुतला है और इतना भारी कैसे है? तभी वैंग छलांग लगाता है जिसकी वजह से चैन उसे पटक देता है। जिसके बाद हाउ सभी को बताता है कि जू ने सभी को इमर्सिव थिएटर में इनवाइट किया है। यहाँ एंशिएंट कल्टिवेटर्स की फाइट को लोग परफॉर्म करेंगे और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इसी वक्त दूसरी तरफ मास्टर सन के घर में पधारे हुए हैं और वो दादाजी से कहते हैं कि वो सन को इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनाना चाहते हैं। पर दद्दू का मानना था कि वो उसकी पोती को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा है। पर मास्टर कहते हैं कि आप माने या ना माने, सन रोंग ने ही हुआंग लोंग को हराया था। सन कहती है आप कहना चाहते हैं कि मैं जो कि फाउंडेशन फेस की कल्टिवेटर हूँ उसने एक इमॉर्टल फेस के कल्टिवेटर को हरा दिया। ये सुन के दद्दू हंसने लगते हैं और कहते हैं कि स्वॉर्ड सेंट भाई मजाक कम करो थोड़ा। और वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि शुआन इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनना चाहता था, आप मेरी पोती को उसका लीडर बना के खतरे में डालना चाहते हैं, आप गलत समझ रहे हैं। पर दद्दू कहते हैं कि सन मेरी इकलौती पोती है, मैं उसे आपको खतरे में डालने नहीं दूंगा। इसके बाद मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप मेरी बातों पे अभी यकीन नहीं करेंगे पर मैं जल्दी ही इसे साबित कर दूंगा। इसके बाद सन मास्टर को उसी थिएटर की टिकट देती है और वो वैंग को मैसेज करते हैं कि उन्होंने स्वॉर्ड सेंट को टिकट दे दी है। इसके बाद वैंग अपने रूम में कुछ कर रहा था और वो चीज बनने के बाद ही वो फ्रॉगी को गोदी में उठाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जो सुन के फ्रॉगी बहुत खुश होता है। इसके बाद वो एमुलेट दीवार पे लगाता है और जिंके फ्रॉगी को बताता है ये एक नया डीमन वर्ल्ड है जो कि मास्टर ने तुम्हारे लिए बनाया है। फ्रॉगी उससे पूछता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। वैंग उसे बताता है कि इस गैलेक्सी में कोई भी प्लेनेट डीमंस के लिए रहने के लिए सही नहीं था, तो मैंने अलग गैलेक्सी ही बना दी। क्या किया तुमने? वहीं दूसरी तरफ वो सभी इमर्सिव थिएटर में जाने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद जुओ एक एमुलेट का यूज करके वही पोर्टल खोलते हैं और सभी को कहते हैं कि थिएटर काफी दूर है तो मैं इस पोर्टल के थ्रू तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वैंग उस दुनिया में पहुंच चुका है और वो फ्रॉगी से कह रहा था अब तुम्हें कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ये सुन के फ्रॉगी इमोशनल होकर रोने लगता है। इसके बाद वैंग ऐप का यूज करके वहां कुछ भी बना सकता है और जो भी वैंग बनाता है वो वे ऑफ हेवन एल्व्स उसको रिफाइन कर देते हैं, यानी वो डब्बे जैसे दिखने वाला पेड़ बनाएगा तो वो एल्व्स उसे बिल्कुल असली पेड़ जैसा बना देंगे, यहाँ तक कि वो यहाँ के वेदर को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तभी जिंके उसे बताता है कि उसके सभी दोस्त अब यहाँ आने वाले हैं, चलो उनका स्वागत करने चलते हैं। इसके बाद वो सभी पोर्टल के थ्रू वहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ वो दोनों थंडर मशरूम्स को देखकर बड़े ही इंप्रेस होते हैं और जो से पूछते हैं कि आखिर इसे बनाया किसने है। तभी शनरॉन के ऊपर बैठकर वैंग और फ्रॉगी वहाँ पधारते हैं। इसके बाद जब वैंग नीचे उतरता है तो चैन और हाउ उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो लिन को भी उठा के ऊपर बिठा लेता है और उन सभी को हवाई यात्रा पे ले जाता है। जिसके बाद वैंग अपनी तलवार से एक पोर्टल खोलता है जिसमें से सिल्वी बाहर आती है, जिसके ऊपर वैंग और सन भी बैठ के आसमान में घूमने चले जाते हैं। तभी उस जगह पे मास्टर भी पहुंच जाते हैं। वहीं हवा में जब चंद मस्त उड़ रहा था उसकी नजर जब पीछे जाती है, इस आपत्तिजनक अवस्था में उन दोनों को देखकर चंद रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शुआन ने उस लड़की से सारी चीजों का पता लगा लिया था। इसके बाद वो हंसता है और अपने वे ऑफ हेवन
सर्च टेक्निक का यूज करके सन रॉन्ग का पता लगा लेता है और वो सीधा वैंग के घर के पास आ जाता है। और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाता है वो भी उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां उसके सामने जू और स्वॉर्ड सेंट खड़े थे। वहीं उसके आने का पता वैंग को भी लग जाता है। उसे देख के मास्टर कहते हैं, तुमने हमारे फैक्शन से गद्दारी की थी। वहीं शुआन कहता है, ब्रदर आप थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, आपसे क्या ही हो जाएगा। और वो उन दोनों को ही अपने साथ एक साथ लड़ने के लिए इनवाइट करता है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वैंग सिल्वी से एक बैरियर बनाने को कहता है। वहीं जू बड़ी मुश्किल से वहां पे खड़ा रह पा रहा था और अगर उसके पास वैंग के दिए हुए कपड़े ना होते तो वो कब का यहाँ से उड़ चुका होता। जिसके बाद मास्टर भी जू के चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं और जब उनकी मैजिकल एनर्जी उससे टकराती है वो समझ जाते हैं कि शुआन ने भी वे ऑफ हेवन सीख लिया है और वो उसके सामने नहीं जीत पाएंगे। ये सब देखकर वैंग अपनी मैजिक का यूज करता है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से सही सलामत मास्टर बच जाते हैं। वो सोच रहे थे कि आखिर वो कौन था, वो सन तो नहीं हो सकती क्योंकि ये एनर्जी उन्हें पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वहीं शुआन कहता है, ब्रदर यू आर अ बुड्ढा नाउ, तुम उस लड़की को नहीं बचा सकते। अभी तो मैंने सिर्फ 10% वे ऑफ हेवन यूज किया था, तुम्हारी तो इतने में ही हालत खराब हो गई। तुम्हें मार के मैं ही इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनूंगा। वहीं उनकी लड़ाई को देख के चैन कह रहा होता है, वाह शो स्टार्ट होने वाला है। वो तो मस्त शो को एंजॉय कर रहे थे, बस उनकी एक ही कंप्लेन थी कि वो काफी दूर हैं और एक्टर्स का चेहरा ही नहीं दिख रहा। वहीं उससे लड़ने के लिए मास्टर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर और ज्यादा बढ़ाते हैं और पहले की तरह जवान हो जाते हैं। ये देख के शुआन हंसता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके वे ऑफ हेवन को हरा दोगे? ये सुन के वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और उस पे खून लगा के वो भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जिसके बाद उनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सन का स्पिरिचुअल फोर्स मीटर भी टूट जाता है। वहीं वो दोनों उन सभी को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने कलेक्टिव इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज कर रखा है खुद पे। वहीं चैन को ये शो बिल्कुल ही असली जैसा लग रहा है और फ्रॉगी कह रहा होता है कि ये तो इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का सीक्रेट आर्ट है, इसका यूज करने वाले की तो लाइफ कम हो जाती है। इसके बाद शुआन भी अपनी पावर रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से उसके पीछे एक बड़ा सा स्वॉर्ड्समैन आ जाता है। वहीं सन को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है तो जिंके आके बताता है कि उसकी एनर्जी लोगों के नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करती है, जो जितना कमजोर होता है उसके ऊपर इसका असर उतना ज्यादा होता है। वहीं इसकी वजह से चैन और हाओ रो रहे थे। चैन दुखी था कि उसके पास अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो लिन से अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। वहीं हाओ भी फ्रॉगी को गले लगाकर रोने लगता है जिसकी वजह से फ्रॉगी के ऊपर भी उस नेगेटिव एनर्जी का असर हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि ये मेरा नया घर है, यहाँ मत लड़ो। तभी वैंग अपनी पावर का यूज करके सब कुछ ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शुआन मास्टर पे हमला कर देता है पर वो स्वॉर्ड इन हैंड का यूज करके उसके अटैक को रोक देते हैं। ये देख के शुआन कहता है, कितने दुख की बात है, तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ एक हो गए पर तुम्हारे हाथ में तो स्वॉर्ड ही नहीं है। मास्टर कहते हैं, मेरी तलवार तो कुछ भी बन सकती है और आसपास की सारी चीजों से छोटी छोटी रोशनी उनके पीछे इकट्ठा होती है और उनके पीछे एक स्वॉर्ड्समैन आ जाता है जो कि स्वॉर्ड ऑफ अर्थ की टेक्निक का यूज करके उन्होंने बनाया था और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वे ऑफ हेवन को टक्कर दे सकते हैं। ये देख के शुआन कहता है, तो मास्टर ने तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ अर्थ भी सिखाया? सेंट कहता है कि नहीं, ये मैंने खुद सीखा है, मुंह बंद रखो अपना, मास्टर ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। इसके बाद हम पास्ट के सीन में देखते हैं शुआन अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि आपने ब्रदर को अपना सक्सेसर क्यों चुना है? उस कंपटीशन में तो मैं जीता था। वो कहते हैं कि मैंने कब कहा था कि मैं जीतने वाले को अपना सक्सेसर बनाऊंगा? वैसे भी तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, अगर तुम सही रास्ते पे चलोगे तो एक दिन जरूर वे ऑफ हेवन सीख जाओगे। तुम्हें अपने ब्रदर से और चीजें सीखने की जरूरत है। इसके बाद हम उस कंपटीशन को देखते हैं जिसको कि जो पहले पार करता वो जीत जाता। शुआन स्वॉर्ड सेंट से काफी पीछे था और थकी हारी हालत में था तो सेंट आके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं पर वो उसे धक्का देके आगे चला जाता है और गिरता पड़ता हुआ फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और सक्सेसर बनने की खुशी मनाने लगता है। तभी उसका मास्टर कहता है, वो तुम्हारे साथ कम्पीट ही नहीं करना चाहता था बल्कि उसने तुम्हारी मदद करने का सोचा, वहीं तुम्हारे एम्बिशन ने तुम्हें अंधा बना दिया है। ये सब सुन के शुआन को गुस्सा आ जाता है और वे मास्टर से पूछता है, मुझे बस इतना बताओ, मेरे पास अभी मौका है या नहीं? मास्टर उसे कोई जवाब नहीं देते तो वो गुस्से में उन्हें उस पहाड़ी से धक्का दे देता है। वहीं प्रेजेंट में शुआन कहता है, चलो आज फैसला हो ही जाए, तुम्हारी स्वॉर्ड ऑफ अर्थ ज्यादा ताकतवर है या मेरी स्वॉर्ड ऑफ हेवन? जिसके बाद उन दोनों की मैजिकल एनर्जी आपस में टकराने लगती है और इस वजह से वहाँ तूफान आ जाता है। जिसके बाद शुआन उनके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है और वो उससे बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाते हैं। जिसके बाद शुआन उनके ऊपर एक और हमला करता है पर वो अपने बैरियर का यूज करके खुद को बचा लेते हैं। तभी जिंके वैंग से कहता है कि स्वॉर्ड सेंट ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे तो वैंग अपने मैजिक का यूज करता है और उसके सारे अटैक को उस आंख में अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देख के मास्टर हैरान रह जाता है। वहीं शुआन समझ जाता है कि स्वॉर्ड सेंट के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसके हमले को रोक पाता, तो जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद वो स्प्लिटिंग द हेवन डोर स्पेल का यूज करता है। वहीं ये सब देख के चैन और हाओ मस्त एंजॉय कर रहे
रहे थे और हाउ कहता है मैंने सुना है कि जिसके पास स्पेशल टिकट होती है वो परफॉर्मेंस में पार्ट भी ले सकता है। और इसी दौरान वैंग लड़ाई में उतरने लगता है और ये देख के वो दोनों और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं उसे देख के स्वॉर्ड सेंट समझ जाते हैं कि जिसे वो फैक्शन 60 में ढूंढ रहे थे वो वैंग ही था। वहीं शुआन अपनी पावर से 3 स्केलेटन सोल्जर्स को समन करता है और वो तीनों ही उन पे हमला करने जा रहे थे। ये देख के सेंट डर जाता है और कहता है कि तुम इन्हें काउंटर नहीं कर सकते, शायद मैं अगर स्वॉर्ड ऑफ अर्थ का यूज करूं तब कुछ हो सकता है। ये सब सुन के वैंग लंबी सांस छोड़ता है और प्यूरिफाई स्पेल का यूज करके एक ही बार में उसका अटैक खत्म कर देता है। ये देख के शुआन और सेंट दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद शुआन अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है पर वैंग अपनी 2 उंगलियों से ही उसकी तलवार को रोक देता है और अपनी स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार टूट जाती है और वहाँ एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड्समैन भी खत्म हो जाता है। और ये सब देख के शुआन की फट जाती है। वहीं इस लड़ाई के दौरान फ्रॉगी का नया घर लगभग तबाह हो चुका था। वैंग उससे पूछता है क्या जीत हार सच में तुम्हारे लिए इतना मैटर करती है। शुआन कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक वे ऑफ हेवन मुझसे ज्यादा आता है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तभी वैंग के हाथ में एक निशान आता है और उसे देख के मास्टर कहते हैं सील ऑफ द वे। वहीं ये दोनों मंदबुद्धि सोच रहे थे कि ये क्या चीज होती है। वहीं ये देख के फ्रॉगी बहुत चक्का रह जाता है क्योंकि ये अगर कोई बंदा 3000 वेज यानी कि सारे के सारे वेज ऑफ हेवन सीख जाता है उसी को मिलता है। नानशुआन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वेज ऑफ हेवन के सारे लीडर्स उड़ते हुए आते हैं और वैंग के हाथ में जाके इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे चिपक जाते हैं। इसके बाद वैंग एक्सोर्सिज्म स्पेल का यूज करता है और एक आसमान से अटैक आके सीधा शुआन को लगता है, जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है। वहीं स्वॉर्ड सेंट्स वैंग से पूछते हैं कि क्या वो इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनना चाहेगा, पर वैंग मना कर देता है क्योंकि वो अभी इतना भी कुछ खास नहीं है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं अपनी बची खुची एनर्जी से इस जगह को रिपेयर कर दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो रोने लगते हैं कि वो फेल हो गए एक सक्सेसर ढूंढने में, शायद उनके मास्टर को शुआन को ही चुनना चाहिए था। ये सुन के वैंग कहता है आपको और समय चाहिए ना, और वो टैब निकाल के उनकी उम्र में 500 और ऐड कर देता है जिससे वो फिर से जवान हो जाते हैं। और वो उनसे कहता है कि अब आपके पास बहुत टाइम है अपना सक्सेसर ढूंढने के लिए। इसके बाद वो उनसे पूछता है आपने उसको हराने के लिए कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक यूज की। मैं तुम्हें बाद में सिखाता हूँ। जिसके बाद उसके दोस्त वहाँ आने लगते हैं। वहीं चैन और हाउ उसकी तारीफ करे जा रहे थे कि वाह क्या परफॉर्मेंस दी है यार तूने, अगर हमें पता ना होता कि तुम्हारा स्पिरिचुअल फोर्स 5 है तो हम तो इस सब को असली समझ लेते। जिसके बाद वो दोनों सेंट के पास पहुंचते हैं और उन्हें लग रहा था कि वो एक एक्टर हैं जिन्होंने फैनरोई की एक्टिंग की थी और वो उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। सन वैंग से कहती है कि वो लिन के साथ यहाँ ड्राई नूडल्स बनाने का सोच रही है। वहीं लिन फ्रॉगी को दिलासा दे रही थी कि वैंग यहाँ सब कुछ ठीक कर देगा। वहीं वैंग के माता और पिताश्री हॉस्पिटल में गए थे जहाँ उन्हें डॉक्टर बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उसे कांग्रेचुलेट करते हैं पर उनकी फटी पड़ी है क्योंकि एक बच्चा जो पैदा हुआ था उससे तो दुनिया कितनी बार तबाह हो चुकी, और अगर दूसरा हो गया तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो देवियों और सज्जनों वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना मत भूलना।